आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेबल योजना के विषय में। बेबल योजना क्या थी? भारत के स्वतंत्रता के पूर्व भारत की सांप्रदायिक समस्या तथा भारतीयों को अधिकार देने के विषय में कि कौन से अधिकार दिए जाएं, संवैधानिक अधिकार कौन कौन से भारतीयों को प्राप्त हों, इस पर विचार विमर्श के लिए वेबल लॉर्ड वेबल भारत आए थे। अक्टूबर 1943 में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव रखे थे। उन प्रस्तावों पर मुख्य रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई, उसमें क्या सुधार किए गए। उसके पश्चात शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि जो गतिरोध था उस गतिरोध को दूर किया जा सके। यद्यपि यह जो योजना भी सफल नहीं हो पाई थी मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण, किंतु इस योजना का भी अपना महत्व है, तो उसके विषय में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड वेबल अक्टूबर 1943 में भारत आया। वृत्ति से सैनिक थे, रुचि से कवि और पसंदगी से राजनेता थे। भारत आने के पूर्व उसने घोषित किया कि वह अपने थैले में भारत के लिए अनेक वस्तुएं ला रहे हैं, किंतु भारत आने के बाद वो शांत बने रहे। उस थैले को खोलने में उन्होंने कोई उतावली प्रदर्शित नहीं की। उस समय युद्ध अपने उरोज पर था। आपको ज्ञात है, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां चल रही थीं। अतः युद्ध जनित स्थितियां, भारत का जन आक्रोश इस समय बढ़ा हुआ था। अमेरिका का दबाव, ऐसे कारण थे जिसके कारण वेबल को भारत भेजा गया था। इनके द्वारा भारतीयों को आश्वस्त करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया ताकि उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सके। इसी समय युद्ध की स्थितियों में परिवर्तन हुआ। जर्मनी पराजित हो गया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जापान लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर सकेगा। यद्यपि वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता अब समाप्त हो चुकी थी। अब रूस और अमेरिका बड़ी शक्तियों के रूप में स्थापित हो चुके थे। जापान में अणुबम के प्रयोग के साथ 1945 में युद्ध समाप्त हो गया। इंग्लैंड में आम चुनाव होना था। अनुदार दल अपनी छवि सुधारना चाहता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, जो अनुदार दल से संबंधित थे, इनके द्वारा लॉर्ड वेबल को लंदन बुलाया गया। इंग्लैंड में सरकार की भारत नीति की कटु आलोचना हो रही थी। अतः चर्चिल समझौता वार्ता का प्रदर्शन करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि वह समझौता कर रहा है। लॉर्ड वेबल 21 मार्च से 4 जून 1945 तक इंग्लैंड में रहा तथा ब्रिटिश सरकार से परामर्श के उपरांत 14 जून को उसने रेडियो में एक प्रसारण किया। उसमें उसने प्रस्ताव रखा ताकि संवैधानिक गतिरोध को भारत में समाप्त किया जा सके। 25 जून 1945 को शिमला में इसी बाबत एक सम्मेलन लॉर्ड वेबल के द्वारा बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने भी भाग लिया। इस अवसर पर लॉर्ड वेबल ने सभी कांग्रेस के नेताओं को रिहा करने के आदेश दिए। सम्मेलन 14 जुलाई 1945 तक चला। वेबल योजना जो पहले प्रस्तुत किया गया था उसकी बातें थीं। पहला प्रस्ताव था, ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने, उसे स्वशासन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाना चाहती है। ये अभी तक स्वशासन की ही बात कर रहे थे, जबकि 1929 से ही कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी। नई कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य भारतीय रहेंगे। इनका कहना था कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति ये अंग्रेज रहेंगे। नई कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल के शेष सदस्य भारतीय होंगे। नई कार्यकारिणी परिषद में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे वो तीन शर्तें मुख्य रूप से स्वीकार करने को तैयार होंगे। पहली शर्त, जापान को युद्ध में हराने के लिए सहयोग देना होगा। नवीन संविधान बनने तक ब्रिटिश भारतीय शासन का संचालन करेंगे, उसके लिए तैयार हूँ। और संवैधानिक समझौता
संभव बनाने के साधनों पर विचार करने को तैयार हूँ। इनको कार्यकारिणी में सम्मिलित किया जाएगा। कार्यकारिणी परिषद में सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। परिषद में सवर्ण हिंदुओं तथा मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। सेना के अतिरिक्त शासन के सभी विभाग, यहाँ तक कि विदेशी मामले भी भारतीयों के हाथ में होंगे। इसमें सीमांत और कबायली मामलों को छोड़ करके संवेदनशील था। यह विश्वास दिलाया गया कि वायसराय अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग अकारण नहीं करेगा। भारत के हित में ही शक्तियों का उपयोग होगा। इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय स्वयं अपने देश के लिए अपने संविधान का निर्माण करेंगे। प्रांतों में गवर्नर का शासन समाप्त किया जाएगा। प्रांत में जो गवर्नर प्रणाली थी उसको समाप्त किया जाएगा। यह प्रस्ताव ब्रिटिश भारत के ही संबंध में है। विदेश विभाग भी भारतीयों को दिया जाएगा। सभी वर्गों को संतुलित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। परिषद अंतरिम सरकार की भांति ये जो परिषद होगी ये अंतरिम सरकार जैसा कार्य करती है उस प्रकार का कार्य करेगी। भारत मंत्री कम से कम हस्तक्षेप करेंगे भारतीय शासन में। युद्ध के बाद भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। प्रस्ताव स्वीकार होने पर धारा 93 समाप्त कर दी जाएगी। सीमांत और कबीलों के मामलों को छोड़कर शेष वैदेशिक मामले भारत मंत्री के हाथ में रहेंगे। वैदेशिक मामले भारत मंत्री को दिए जाएंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान और सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। वायसराय एक तरफ भारत के सरकार के प्रधान थे तो दूसरी ओर अंग्रेजी हितों के प्रतिनिधि भी थे। इसलिए इस दोहरी स्थिति को दूर करने के लिए तय किया गया कि ब्रिटिश वाणिज्य तथा अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। ये तय किया गया। कार्यकारिणी परिषद अस्थायी सरकार की भांति कार्य करेगी। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तो पहले प्रस्ताव रखे गए वेवेल के द्वारा, ये प्रस्ताव थे और इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया था। शिमला सम्मेलन देखेंगे। इस योजना पर विचार हेतु नेताओं का सम्मेलन शिमला में किया गया। कांग्रेस की कार्य समिति के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया था, जिससे कार्यकारिणी के सदस्य शिमला सम्मेलन में भाग ले सकें। 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इसमें प्रांतों के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इसके अलावा अछूत सदस्य जिनको कहा गया हरिजन सदस्य के नाम से उस समय संबोधित किया जाता था, वो थे। सिखों के प्रतिनिधि, यूरोपियन लोगों के प्रतिनिधि, सभी इसमें, और आम नागरिक में से जो गण्यमान्य नागरिक थे उनको आमंत्रित किया गया। सांप्रदायिक समस्या का हल इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। यही संवैधानिक प्रगति के मार्ग में मुख्य बाधा थी। सांप्रदायिक समस्या जो थी, जो मुख्य रूप से मुस्लिम लीग के द्वारा उत्पन्न की गई थी और पृथक पाकिस्तान का मांग वो कर रहे थे। अधिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग उनके द्वारा होती आई थी। ये मुख्य समस्या थी। गवर्नर जनरल की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना था, जिसमें सभी राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हो। परिषद में मुसलमान और हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था। यह तय किया गया था कि गवर्नर जनरल और सेना अध्यक्ष को छोड़कर परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। विदेश विभाग ही भारतीय सदस्यों के पास होना था। परिषद का कार्य युद्ध का संचालन, प्रशासनिक व्यवस्था तथा नए संविधान के निर्माण पद्धति का निर्णय करना था। सम्मेलन का प्रारंभ वायसराय के भाषण के साथ हुआ, जिसमें उसने कहा कि सम्मेलन में सम्मिलित किसी भी दल को दुराग्रह के कारण समझौते में व्यवधान नहीं बनने दिया जाएगा, यद्यपि आगे चलकर हुआ। मौलाना आज़ाद ने अपने भाषण में कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था माने जाने पर जोर दिया तथा ऐसे किसी भी निर्णय में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया गया था जिसमें कांग्रेस को सांप्रदायिक संस्था या धर्म विशेष की संस्था माना जाएगा। ये कार्य लीग कर रहा था। कांग्रेस को धर्म विशेष की संस्था बताने का प्रयास उसके द्वारा लगातार किया जाता था। मौलाना आज़ाद ने रियासतों की जनता, नरेशों तथा राष्ट्रीय सरकार के मध्य गतिरोधों को दूर करने तथा सेना के राष्ट्रीय स्वरूप का समर्थन किया था। उनके द्वारा कांग्रेस के स्वाधीनता के उद्देश्य को बताया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के समकक्ष माने जाने तथा पाकिस्तान की मांग के त्वरित स्वीकृति के विषय पर अधिक बल दिया था।
इस सम्मेलन में निम्न बातें तय की गईं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 14 मंत्री होंगे, इसका स्वरूप मिला-जुला होगा। इसमें कांग्रेस के 5, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, वाइसराय के द्वारा 4 सदस्य मनोनीत होंगे। इन 4 सदस्यों में 1 सिख, 2 अछूत, 1 स्थान पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी को दिया जाना था। इस प्रकार 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन किए जाने का प्रस्ताव तय किया गया। वाइसराय के द्वारा लीग और कांग्रेस को 8 से 12 नाम देने के लिए कहा गया, जिनमें से वाइसराय को जो निश्चित संख्या थी 5 एक-एक पार्टी का, उसको तय करना था। लेकिन लीग और कांग्रेस से कहा गया कि वो 8 से 12 नाम दें, जिनमें से वाइसराय नामों को तय कर सकें। सम्मेलन में बाधा उपस्थित हुई। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ने वाइसराय को कांग्रेस की ओर से नाम भेज दिए। इनमें 2 सदस्य मुसलमान थे, किंतु जिन्ना ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि मुसलमानों को मनोनीत करने का अधिकार मात्र मुस्लिम लीग के पास है। ये उसकी हठधर्मिता थी। उसका कहना था कि मुसलमानों का जो नेतृत्व है, प्रतिनिधित्व है, वो केवल जिन्ना करता है। जबकि यह कांग्रेस को अधिकृत किया गया था कि वो 5 सदस्य भेजे। वह किनको भेजता है, उससे जिन्ना को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, किंतु उसने हस्तक्षेप किया। वह कांग्रेस के मुस्लिम सदस्यों को स्वीकार नहीं करेंगे, ये उसने कहा। इस आधार पर तो स्वयं मौलाना आज़ाद भी इस परिषद के सदस्य नहीं बन सकते थे। कांग्रेस एवं यूनियनिस्ट पार्टी के नेता खिज्र हयात खान ने इसका जमकर विरोध किया। वायसराय के द्वारा भी जिन्ना को इस प्रकार का कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया गया। जिन्ना की मांग का उद्देश्य यह था कि वह कांग्रेस को एक हिंदू संस्था घोषित करना चाहता था और मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में स्थापित करना चाहता था। कांग्रेस के द्वारा क्योंकि प्रतिनिधित्व के लिए अपने नाम दिए जा चुके थे, जिन्ना ने जिद में आकर मुस्लिम सदस्यों की सूची, अपनी पार्टी की सूची वायसराय को नहीं दी। वायसराय ने स्वयं मुसलमानों की सूची तैयार कर ली, किंतु जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस तरह सम्मेलन में बड़ा गतिरोध मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा उत्पन्न किया गया। सांप्रदायिकता के प्रश्न के कारण तथा मोहम्मद अली जिन्ना के हठ के कारण शिमला सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। असफलता में मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। अब वेवेल योजना के प्रस्ताव, उसके प्रयास, शिमला सम्मेलन के समझौते के प्रयास का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। मौलाना आज़ाद ने लिखा, वायसराय के मुस्लिम लीग के दावे को अनुचित मानते थे, परंतु उन्होंने यह कहकर कि यह तो एक ऐसा विषय है जिसका निर्णय कांग्रेस और लीग के द्वारा परस्पर लिया जाना चाहिए और वह अपना निर्णय किसी पर थोपना नहीं चाहते, कोई भी सक्रिय कदम उठाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश अनुदारवादियों का भी यही पक्ष था। मौलाना आज़ाद आगे लिखते हैं कि शिमला सम्मेलन भारतीय इतिहास की एक दुर्घटना है। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वेवेल ने ये कह दिया कि वो कोई दबाव नहीं डालना चाहते और यह निर्णय तो लीग और कांग्रेस को करना था, लेकिन यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये उनका कहना था। ब्रिटिश अनुदारवादी भी इसी प्रकार का मत रखते थे। सम्मेलन में समझौता वार्ता का आधार राजनीतिक प्रश्न नहीं थे, बल्कि विभिन्न भारतीय वर्गों को विभाजित करने वाले सांप्रदायिक प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों पर सम्मेलन वार्ता असफल हुई थी। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति स्पष्ट हो गई थी। भारतीयों को स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत को अभी स्वतंत्र नहीं करेगी। इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना को अधिक हठी बना दिया तथा उसके महत्व में भी वृद्धि हो गई, क्योंकि उसके कारण ही ये सम्मेलन असफल हो रहा था। इस कारण उसे लगा कि वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भारतीयों को स्पष्ट हो चुका था कि जिन्ना के द्वारा अब पाकिस्तान के लिए अधिक हठ किया जाएगा। संवैधानिक दृष्टि से इसका यह महत्व है कि ब्रिटिश शासन सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अनिच्छा से ही सही, परंतु तैयार दिखी, ये इसका महत्व था। लेकिन जिन्ना ने अपनी हठधर्मिता के कारण भारतीयों को जो अधिकार मिल सकता था, उस अधिकार में विलंब करा दिया। शिमला सम्मेलन की असफलता से भारत में बहुत निराशा हुई, परंतु शीघ्र ही राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन हुआ। 10 जुलाई 1945 को इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार बनी।
क्लेमेंट एटली इसके प्रधानमंत्री बने तथा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया गया। नई सरकार का रवैया भारतीयों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। श्रमिक दल की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आश्वासन दिया था चुनाव के पहले ही कि यदि वे जीते तो भारत को अवश्य ही डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। चुनाव के पूर्व श्रमिक दल के नेता बेबिन ने कहा था, यदि हम विजयी होते हैं तो हम भारत मंत्री का कार्यालय बंद कर देंगे, ये भारत मंत्री के विरोधी थे, और इसका कार्य डोमिनियनों को दे देंगे। इस तरह की घोषणाएं पहले कर चुके थे। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर इसी समय भारत में मुकदमा चल रहा था, जिससे भारतीय जनता उद्वेलित और उत्तेजित थी। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने वायस राय को परामर्श हेतु लंदन बुलाया। अगस्त सितंबर 1945 में बेवेल ने इंग्लैंड में भारतीय संवैधानिक परिवर्तनों के विषय में विचार विमर्श किया तथा भारत लौटने पर घोषणा की कि ब्रिटिश सम्राट भारत में यथाशीघ्र संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने के इच्छुक हैं, अतः प्रारंभिक प्रक्रिया के रूप में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों में चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। 1945-46 में चुनाव संपन्न कराए गए। 45-46 की सर्दियों में एक ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल भारत पहुंचा तथा एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कहा गया कि भारत में सत्ता के हस्तांतरण शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। इस तरह से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन इंग्लैंड में घटित हुआ कि वहाँ पर मजदूर दल की सरकार कायम हुई। क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। यह व्यक्ति ईमानदार था। भारत को स्वाधीनता देने हेतु, भारतीयों को अधिकार देने हेतु ईमानदारी पूर्वक उसने प्रयत्न किया। जबकि वह विजयी हो चुका था, चाहता तो अपने वादों से मुकर सकता था, या जिस प्रकार चर्चिल ने और पूर्व की योजनाओं में किया गया उसी तरह से बहानेबाजी अभी भी की जा सकती थी, क्योंकि उसे अभी शासन प्राप्त हुआ था, तो लंबे समय तक पुनः भारत अंग्रेजों के अधीन रहता। किंतु इस व्यक्ति को यह श्रेय देना होगा कि उसने ईमानदारी से प्रयत्न शुरू किए। तुरंत पहले तो वायसराय को इंग्लैंड विचार विमर्श के लिए बुलाया और उसके बाद भारत में चुनाव करवाए, और उसके साथ ही तुरंत एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा और भारत की स्थितियों का जायजा लिया गया, और यह निर्णय दिया गया कि अब ब्रिटिश सरकार भारत सरकार या भारत की सरकार जो बनेगी या जो परिषद बनेगा उसको पूरे अधिकार सौंप देना चाहती है, और इसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। तो हम अगले वीडियो में कैबिनेट मिशन के विषय में चर्चा करेंगे।